नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल अपने लाइव इवेंट पे जो मैं अपने घर से प्रसारित कर रहा हूँ से लाइव इस समय हूँ और अपने तय समय पर जिस समय की मैंने इवेंट्स की सूचना की थी कि आज अभी 12 बजे दोपहर को अपनी एक सक्रिय कहानी अधूरी मोहब्बतों के समस्त अपलोडेड प्रकाशित एपिसोड्स के साथ लाइव उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं लाइव हूँ और मेरी सक्रिय कहानी बल्कि आपकी अपनी सक्रिय कहानी अधूरी मोहब्बतों के अब तक के समस्त एपिसोड्स को एपिसोड दर एपिसोड आपके समक्ष सुनाता जाऊंगा, जिससे आप आगामी एपिसोड्स और कहानी के पात्रों के साथ खुद को भली प्रकार से जोड़ पाएं और आगामी एपिसोड्स का भरपूर आनंद आपको मिले। साथ ही जो अपलोडेड एपिसोड है उनसे भी आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। एकदम से शोर बढ़ गया है वातावरण में, परंतु यही सक्रियता है और हम भी इसी सक्रियता के साथ चलेंगे। एक शेर से आगाज करता हूं कि हमारे कदमों के नीचे है वो आतिश जिससे सारा जमाना दहक गया। हम ही है वो जिन्होंने सिखलाया है जमाने को जिंदा रहना। अधूरी मोहब्बतें एपिसोड 1 आगाज करता हूं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लिया जाए। कोई लाइव नहीं है, परंतु समय की महिमा का ध्यान रखते हुए मैं आज के लाइव इवेंट का आगाज करता हूं। अधूरी मोहब्बतें एपिसोड 1। गिरधर काका कहानी के पात्रों के बारे में आप कहानी के अंतराल में ही जाने तो अधिक अच्छा होगा और उससे आप भली प्रकार से जुड़ पाएंगे। वैसे मैंने सब कहानी के पात्रों को एक अलग पृष्ठ पे लिखा हुआ है, सुनिएगा। अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 1। गिरधर काका को आज अकस्मात ही शहर हुकुमगंज के जिला झुंझुन कोट से एक पुश्तैनी वसीयतनामा अपनी विजय स्वरूप प्राप्त हुआ है। बीते 1 दशक से वह हारा हुआ मुकदमा लड़ रहे थे। किसके खिलाफ यह मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि आज उनको गिरधर काका को अपनी विजय के फलस्वरूप अपने पुश्तैनी गांव चौसड़पुर की अपनी पुश्तैनी हवेली और उससे लगा एक आम का बड़ा सा बाग बगीचा प्राप्त हुए हैं। अपने वकील मोतीहर पांडे द्वारा यह खुश खबर पाते ही अपने गिरधर काका के घर मानो दिवाली की सी रौनक छा गई थी। उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आज उनका पति गिरधर लाल, जिसे गांव के बच्चे गिरधर काका कहकर पुकारते हैं, एक हारा हुआ युद्ध, मेरा मतलब मुकदमा जीतकर विजयी हो गया था। वही उनका इकलौता पुत्र झुम्मन लाल छलिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बार झुम्मन लाल गांव की एक सुंदरी के साथ चौधरी के गुलाब वाले बड़े बगीचे में प्रेम भरी अटखेलियां करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसी रोज से गांव के रसिया लोग उसे छलिया कहकर बुलाते हैं और बड़ी पुत्री कांता कुमारी, जिसके विवाह की बात एक धनी परिवार में मात्र चंद रुपयों के दहेज की कमी के चलते अभी भी अटकी हुई थी, उनकी सबसे छोटी पुत्री शीला, जिसने इसी वर्ष अपने जीवन के 16वें सावन में प्रवेश किया है, खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। आज किसी महत्वपूर्ण त्योहार के समान ही उनके आंगन में
जो कि लाला बनवारी प्रसाद के पास घर समेत गिरवी पड़ा है, कढ़ाई चढ़ गई थी और चारों ओर गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैलकर उनकी खुशी की खबर को स्वयं ही फैलाई जा रही थी। उस शाम गिरधर काका के कुछ जानकार मित्र जैसे सरपंच बिघाऊ राम, मुनीम, धिम्मा, पटवारी चंपक और खोटक लाल अपने अपने परिवार के सदस्यों समेत गिरधारी लाल मेरा मतलब गिरधर काका के घर शाही दावत का आनंद ले रहे थे कि तभी गिरधर काका की धर्मपत्नी बिमला देवी उन्हें स्मरण दिलवाते हुए कहती है कि अजी सुनते हैं क्या, देखो कल ही गांव चले जाना और हवेली के साथ ही आम के बाग का भी सौदा कराना। बहुत दिन दरिद्रता में व्यतीत कर लिए, अब और ना सहा जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका मुस्कुराते हुए बिमला काकी को इतना ही कहते हैं कि भाग्यवान, पहले आज की शाही दावत का आनंद तो ले लिया जाए, हवेली और बगीचा कहाँ भागे जा रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी अपनी विजय प्रतीक की मोहर लगा दी है। इस पर बिमला काकी की टेढ़ी बोहें देखकर गिरधर काका कल प्रातः ही अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर के लिए रवाना होने के लिए अपनी हामी भर देते हैं। आज रात्रि गिरधर काका को न जाने क्यों निंद्रा ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है और वह रह रहकर अपनी खटिया पर करवटें बदलते हुए कुछ बेचैन से हैं। तभी बिमला काकी उनके समीप पहुंचते हुए कहती है कि अजी क्या बात है, आज कुछ बेचैन से लग रहे हो। तब गिरधर काका उसे कहते हैं कि क्या बताऊं, आज मुकदमा जीत गए हैं और कल पूरे 25 वर्षों के उपरांत मैं अपने पुश्तैनी गांव जाऊंगा। यह सुनकर बिमला देवी उससे कहती है कि यह तो खुशी की बात है, फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। इसके प्रत्युत्तर में काका सिर्फ इतना ही कह पाए कि कल मैं एक बार पुनः बालक हो जाऊंगा और अपने पुश्तैनी गांव की उस माटी को छूकर शायद नहीं यकीनन मैं फिर से जीवित हो पाऊंगा। इतना कहते हुए गिरधर काका की आंखें कुछ नम हो जाती है। गिरधर काका को यूं भावुक होता देख बिमला काकी अपनी करवट बदलकर सो जाती है और गिरधर काका उसी प्रकार से संपूर्ण रात्रि करवटें बदलते हुए भावुक होते रहे। यह था अधूरी मोहब्बतें का पहला एपिसोड। यहीं से एपिसोड 2 का आगाज करता हूं। अगली प्रातः किसी बेहद कमसीन सुकुमारी के महकते हुस्न के समान महकती हुई उदय हुई थी अपने गिरधर काका के जीवन में। आज गिरधर काका तड़के तलक ही अपनी टूटी खटिया को छोड़ उठकर बाहर खुले में आ गए थे। पहले कहानी का नाम प्रेम पुजारी था, परंतु अधिक गहन चिंतन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधूरी मोहब्बतें नाम अधिक स्टेबल है, अधिक कहानी को छूता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए पिछले एपिसोड से कहानी का नाम अधूरी मोहब्बतें कर दिया गया है और इसका पहला अध्याय अधूरे अल्फाज सक्रिय है आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। आगे सुनिएगा। आज कई दशकों के बाद वह अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर जो जाने वाले हैं। अगली प्रातः किसी बेहद कमसीन सुकुमारी के महकते हुस्न के समान महकती हुई उदय हुई थी अपने गिरधर काका के जीवन में। आज गिरधर काका तड़के तलक ही अपनी टूटी टेढ़ी खटिया को छोड़ उठकर बाहर खुले में आ गए थे। आज कई दशकों के बाद वह अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर जो जाने वाले हैं। अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर का ख्याल आते ही उनके जिस्म का रोम रोम फड़क उठता है।
अभी गिरधर काका इस रोमांचक उत्तेजना से उत्तेजित ही हो रहे थे कि तभी उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी उनको आवाज लगाते हुए, अजी शीला के बापू, सुनते हो क्या? चाय बना दी है, अंदर आकर पी लो। देखो चूल्हे पर पानी भी चढ़ा दिया है, कुछ ही देर में पानी उबलकर गर्म हो जाएगा। यूं अचानक से अपनी प्रियतमा, मेरा मतलब कि धर्मपत्नी बिमला देवी के पुकारने से गिरधर काका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कुछ चौक से जाते हैं। हाँ भाग्यवान, आ रहा हूं। इतना कहते हुए काका घर के आंगन से होते हुए घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के तगाजे से या अपने खुद के रोमांच से यह कहना तो कुछ कठिन है, परंतु आज अपने गिरधर काका कुछ ही समय के उपरांत चाय नाश्ता कर नहा धोकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें यूं इस कदर उत्साहित देख बिमला काकी उनको स्मरण दिलाते हुए कि देखो जी, कचहरी के फैसले की कॉपी को ठीक प्रकार से तो रख लिया है ना। गिरधर काका अभी कुछ जवाब देते उससे पहले ही उनकी कमसिन कन्या शीला कुछ उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए, मैं भी चलूंगी गांव को, मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मैं भी जाऊंगी गांव जाऊंगी मैं। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तब उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी पुनः उनको स्मरण दिलाते हुए कि देखो जी, मैं कहती हूं कि कचहरी के फैसले के कागज सही प्रकार से तो रख लिया है ना। तब गिरधर काका पुनः मुस्कुराते हुए, हाँ। तो बता रहा था कि मैं कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी, पुनः जोड़ता हूं आपको कहानी से। उनकी कमसिन कन्या शीला उत्तेजना से उत्तेजित होते हुए, मैं भी चलूंगी गांव को, मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मैं भी जाऊंगी। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तब उनकी धर्मपत्नी विमला देवी पुनः उनको स्मरण दिलाते हुए कि देखो जी, मैं कहती हूँ कि कचहरी के फैसले के कागज सही प्रकार से तो रख लिया है ना। तब गिरधर काका पुनः मुस्कुराते हुए कि हाँ हाँ भाग्यवान, अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखे हैं। तभी उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया टांगे के साथ घर के द्वार पर आ पहुंचता है और गिरधर काका अपने घर वालों से विदा लेकर टांगे पर सवार हो स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय के उपरांत गिरधर काका स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के भीतर प्रवेश करते हुए समीप के एक चाय वाले बंसी लाल से रूबरू होते हुए कि भाई बंसी, एक कुल्हड़ गरम गरम इलायची वाली पिला दे। कि भाई बंसी, एक कुल्हड़ गरम गरम इलायची वाली चाय पिला दे, इससे पहले कि इस कड़क ठंड में मैं ठिठुर जाऊं। यह सुनते ही बंसीलाल तपाक से कुल्हड़ में गर्मा गर्म इलायची वाली चाय भरकर गिरधर काका को थमाते हुए, लगता है बाबूजी कहीं दूर देश को जा रहे हैं, दूर देश को जा रहे हो बाबूजी। यह सुनकर गिरधर काका कुछ मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं भाई, दूर देश को नहीं, बल्कि आज कई दशकों के बाद अपनी माटी, मेरा मतलब अपने पुश्तैनी गांव को जा रहा हूं। इतना कहते हुए गिरधर काका दूर कहीं ख्यालों में खो जाते हैं। तभी दूर से रेलगाड़ी का इंजन किसी बावरे प्रेमी की भांति सीटी बजाते हुए प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए कुछ धीमा हो जाता है। गिरधर काका अब भी अपने ख्यालों में ही कहीं गुम थे। यह देखकर बंसीलाल अपने ख्यालों में गुम गिरधर काका को चेतना दिलाते हुए, बाबूजी आपकी गाड़ी आ गई। यह सुनते ही गिरधर काका कुछ होश में आते हुए कि हाँ बंसी, मुझे भी लगता है कि आज मेरी गाड़ी सच्ची में आ गई है। यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 2।
यहीं से एपिसोड 3 का आगाज करता हूं। रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पर रखते ही गिरधर काका एक कुली को आवाज लगाकर बुलाते हुए, कुली, एक कुली, इधर आओ। गिरधर काका के पुकारने पर कुली लगभग दौड़कर उनके समीप आते हुए, जी जी साहब। गिरधर काका उसको निर्देश देते हुए, देखो कुली, यह है, तीनों बैग उठाकर डब्बा नंबर 3 में ले चलो। कुली अत्यंत ही नम्रता पूर्वक, जी जी साहब। कुली तुरंत ही गिरधर काका का सामान उठाकर रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में चढ़ जाता है। गिरधर काका भी उसके साथ साथ ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में प्रवेश करते हुए, देखो कुली, यहाँ इस तरफ सीट नंबर 543 यहाँ है, हाँ बस यहीं रख दो। एक क्षण रुककर, अच्छा कितने रुपए हुए? कुली, साहब 50 रुपए। गिरधर काका अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर कुली को थमा देते हैं और अपनी सीट जो खिड़की से सटी हुई थी पर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। कुछ क्षण यूं ही इत्मीनान से बैठे रहने के बाद वह अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं। उनके ठीक सामने एक मौलवी जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। उनके ठीक ऊपर की सीट पर एक मोटा ताजा सरदार अपने दोनों पांवों को फैलाए हुए था। तभी एक मंदरासी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ कोच नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। उनके बाजू में आकर बैठ जाता है। तभी गिरधर काका कुछ समझ पाते कि तभी रेल का इंजन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चलता है। अभी रेलगाड़ी ने अपनी हल्की हल्की चाल पकड़ी हुई थी कि तभी गिरधर काका का सपुत्र झुम्मन लाल छलिया उनकी सबसे छोटी कमसिन पुत्री शीला का हाथ था पकड़े हुए बाबूजी बाबूजी की पुकार लगाते हुए उनके डिब्बे के पीछे दौड़ने लगता है। यह देखकर गिरधर काका तुरंत ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 के द्वार की ओर चल पड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर पहले अपनी पुत्री शीला और फिर पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया को खींचकर डिब्बे में चढ़ा लेते हैं और उससे ही उस प्रकार से व्यवहार का कारण पूछते हैं। तब झुम्मन लाल उनको बताता है कि पिताजी, आप हवेली और बाग के रजिस्ट्री के कागज घर पर ही भूल आए हो, इसलिए माताजी ने रजिस्ट्री के कागज थमाते हुए कहा है कि आपके साथ ही रहूं, जिससे आपको भी कुछ आराम मिल सके। तब गिरधर काका, यह तो ठीक है, परंतु शीला को क्यों ले आया अपने साथ? इस पर शीला खुद ही जवाब देते हुए, क्यों पिताजी, क्या मैं नहीं आ सकती हूँ आपके साथ गांव में? मुझे भी तो गांव देखना है। यह सुनकर काका कुछ हल्के पड़ते हुए, ना मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आओ, अपने कैबिन में चलकर बैठते हैं। अगले स्टेशन पर मुझे तुम्हारी टिकट भी कटवानी है। इतना कहते हुए गिरधर काका अपने पुत्र झुम्मन लाल और पुत्री शीला के साथ अपनी सीट पर आ बैठते हैं। यहाँ झुम्मन लाल अपनी सीट जो सरदार जी के सामने वाली सीट पर है पर लेट जाता है और शीला उनके साथ ही वहाँ नीचे खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी उनकी रेलगाड़ी अपनी तेज रफ्तार को प्राप्त करते हुए उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर की ओर दौड़ पड़ती है। यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 का आगाज यहीं से करता हूं। लगभग 3 दिन और 3 रातों के सफर के उपरांत रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई अपने गिरधर काका को उनके बच्चे झुम्मन लाल छलिया और कमसिन कन्या शीला सहित उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर के जिला हैरतगंज के रेलवे जंक्शन पर उतार देती है। जैसे ही गाड़ी हैरतगंज जंक्शन पर आकर रुकती है कि तभी चाय वाला डिब्बे खिड़की से बाहर से, बाबूजी चाय बाबूजी चाय। इसके उत्तर में गिरधर काका, हाँ बेटा, चाय अवश्य पिएंगे।
परंतु डब्बे से उतरकर वहां जंक्शन की कुर्सी पर बैठकर इतना कहते हुए गिरधर काका के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक उभर आई थी और वह हंसते हुए खिड़की से ही एक कुली को आवाज लगाकर बुला लेते हैं, जो उनका सामान उठाकर जंक्शन पर रख देता है। तब झुम्मन लाल छलिया काका से कुछ कहते हुए, अच्छा तो यही है हमारा पुश्तैनी गांव। इससे पहले कि काका कुछ जवाब देते, उनकी कमसिन कन्या शीला, मगर पिताजी यहाँ तो हैरतगंज जंक्शन लिखा है। तब अपने गिरधर काका जंक्शन की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कुछ मुस्कुरा देते हैं और उसी प्रकार से मुस्कुराते हुए झुम्मन लाल छलिया और शीला को बताते हैं कि मेरे बच्चों, यह जंक्शन है, यहाँ से टांगा पकड़कर हम सबको अपने गांव चौसड़पुर तक जाना होगा। यह सुनते ही झुम्मन लाल उर्फ छलिया लगभग खुशी के मारे चलते हुए, वाह वाह पिताजी वाह, तब तो अत्यधिक मजा आ जाएगा। हैरतगंज जंक्शन पर चाय नाश्ता करने के उपरांत अपने गिरधर काका एक टांगे वाले के साथ रूबरू होते हुए कि क्यों भाई, चौसड़पुर को चलोगे? टांगे वाला अत्यधिक नम्रता पूर्वक, जी बाबूजी क्यों नहीं, इसीलिए तो यहाँ टांगे के साथ खड़े हैं। इतना कहते हुए टांगे वाला, जो अधेड़ उम्र का दाढ़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जिसने अपने सर पर गांव देहात का सम्मान एक पगड़ी को कसकर बांधा हुआ था, मुस्कुराते हुए गिरधर काका के समीप से उनका सामान उठाकर टांगे के भीतर रख देता है। तभी गिरधर काका की कमसिन कन्या शीला अत्यधिक उत्तेजित होते हुए कि मैं टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी, और देखो तो यह घोड़ा कितना तगड़ा है। शीला की उत्तेजना देख गिरधर काका उसकी बात को मान लेते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो शीला, ये गांव देहात का टांगा है, घोड़े को छेड़ना मत, नहीं तो यह अपनी पूंछ से तुम्हारे मुंह पर वार कर देगा। गिरधर काका के इतना कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए टांगे पर चढ़ जाते हैं तभी टांगे वाला एक जोरदार चाबुक की लताड़ से टांगे को चौसड़पुर की ओर दौड़ाने लगता है कि हम चल सपाट हो। अभी टांगे ने अपनी हल्की हल्की रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी झुम्मन लाल और छलिया, पिताजी कितना समय के पश्चात हम गांव चौसड़पुर को पहुंच जाएंगे? इसके प्रत्युत्तर में काका अपने पुत्र झुम्मन लाल छलिया को बताते हैं कि यही कोई 1.5 से 2 घंटे के सफर के उपरांत हम अपने पुश्तैनी गांव की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गिरधर काका के घर पर औरतों के एक जमघट के बीच बिमला काकी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। उनके इर्द गिर्द आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं उनको घेरे हुए हैं। नट्टो परालो जो कि बिमला काकी की कुछ करीब थी, अन्य महिलाओं से कुछ कहते हुए कि देखो ना, हमारी बिमला तो अब सेठानी बन गई है। सच, ईश्वर जो करता है वो सही ही करता है। नाटो परालो जो कि एक अधेड़ उम्र की महिला है, बिना रुके अपनी सखी बिमला काकी की बड़ाई करे ही जा रही थी कि हमारी बिमला तो भाग्यशाली लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी। देखो ना, जैसा सुंदर नयन नक्श और कामुक जिस्म है, शरीर है, इसने पाया है, वैसा ही भाग्य भी। नट्टो परालो की बात से अन्य महिलाएं भी सहमत होते हुए हामी में अपना सर हिलाते हुए जा रही थी। तभी बिमला काकी गर्मा गर्म समोसे प्रसन्नता पूर्वक गर्मा गर्म समोसे रसोई से अपनी महिला मित्र मंडली के सामने परोस देती है। इस प्रकार से कुछ और समय तक सभी महिलाएं बिमला काकी के भाग्य का गुणगान करते हुए गर्मा गर्म समोसों का आनंद प्राप्त करती है। उधर दूसरी ओर
बहुत से गांव देहातों के मध्य कच्चे पक्के मार्ग पर टांगा हवा से बातें करते हुए दौड़ रहा है कि तभी सुंदर काया शीला की नजर एक सड़क किनारे एक खेत के मध्य मोर के एक जोड़े पर पड़ जाती है और वह कुछ उत्तेजित होते हुए, पिताजी पिताजी वह देखो मोर, वह मोर ही है ना। शीला को यूं उत्साहित होते देख गिरधर काका के चेहरे पर कुछ मुस्कान सहज ही आ जाती है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, वह मोर ही है। शीला के सर पर अपना ममता भरा हाथ फेरते हुए तभी टांगे का चालक अपने घोड़े को एक जोरदार चाबुक के वार से तेज और तेज, बहुत तेज दौड़ने के लिए उत्साहित करते हुए, हाउ चल सवार। यह था अधूरी मोहब्बतें का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 5 का यहीं से आगाज करता हूं कि झुम्मन लाल छलिया सफर से झुंझलाते हुए, पिताजी आप तो कह रहे थे कि हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे, परंतु टांगा तो दौड़ता ही जा रहा है, बस दौड़ता ही जा रहा है। तब गिरधर काका उसको समझाते हैं कि बेटा यह कोई शहरी टैक्सी या कैब नहीं है कि बैठे और धपाक से पहुंच गए। यह तो गांव देहात का टांगा है। तुम यह खेत देख रहे हो, खेत कितने सुंदर दिखाई देते हैं। यह ताजा हवा और ऐसे मनमोहक दृश्य वहां शहर में कहां देखने को प्राप्त हो पाते हैं। गिरधर काका और झुम्मन लाल की बात सुनकर टांगे वाला कुछ कहते हुए कि बाबूजी अगले गांव की सीमा पर एक चाय नाश्ते का छोटा सा ठेला है, कहो तो कुछ चाय नाश्ता करने के लिए टांगे को वहां रोक दूं। गिरधर काका सहज ही, हाँ रोक देना, बच्चे भी कुछ देर वहां रुककर टहल लेंगे और मन भी बहलकर दुरुस्त हो जाएगा। टांगे वाला हा ओ सपाट टांगे को हाँकते हुए और तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए अगले गांव की सीमा पर एक चाय नाश्ते के ठेले पर रोकते हुए, शाबाश। इसी के साथ टांगा चाय नाश्ते के लिए रुक जाता है। वह खेतों से सटा एक छोटा सा ढाबे नुमा ठेला था। वहां कुछ गांव देहात के लोग, खेतीहर लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। टांगे के यूं अचानक से रुकते ही शीला, क्या गांव आ गया? शीला को यूं हैरान परेशान होते देख झुम्मन लाल छलिया उसको छेड़ते हुए कि हाँ आ गया गांव, और वह रही हमारी पुश्तैनी हवेली। चाय नाश्ते के ठेले की ओर इशारा करते हुए झुम्मन लाल के इस प्रकार के मस्खरेपन से सभी हंसते हुए टांगे से उतरकर सम्मुख के ढाबे नुमा चाय नाश्ते के ठेले की ओर चल पड़ते हैं, जहां 8 से 10 कुर्सियों के मध्य 2-3 टेबल लगी हुई थी। वहां टेबल कुर्सी पर बैठकर सभी जन गांव टीकमपुर के मशहूर लौकी के परांठे और ठंडी मीठी छाछ का आनंद उठाते हैं। तभी टांगे वाला गिरधर काका से कुछ कहते हुए कि बाबूजी मेरा तो हो गया, जब तक आप सभी जन नाश्ता करते हैं मैं वहां टांगे की बगल में बैठकर अपनी चिलम सुलगा लूं, कहो तो 2 कश मार लूं। गिरधर काका अपनी सहमति के तौर पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सभी वहां ढाबे नुमा ठेले पर चाय नाश्ता ग्रहण करने के पश्चात पुनः टांगे पर सवार हो जाते हैं और टांगे वाला चल सपाट अपने टांगे को हाँकते हुए तेज चलाता है। गिरधर काका के पुश्तैनी गांव चौसठपुर की ओर टांगे को हाँकते हुए तेज रफ्तार से दौड़ाने लगता है। बहुत से गांव देहातों के खेत खलिहानों के मध्य
मार्ग से होते हुए टांगा दौड़ता जा रहा है, तेज और तेज, बहुत तेज। तभी अपने गिरधर काका की उन बेचैन आंखों में कुछ चमक दिखाई देती है। देखो मेरे बच्चों, हम अपने गांव की सीमा को छूने वाले हैं। गिरधर काका को अचानक से उत्तेजित होता देख शीला, आपको कैसे पता पिताजी? बताओ, आपको कैसे पता? गिरधर काका एक गहरी श्वास लेते हुए, मैं जानता हूं, देखना अभी एक पुलिया आएगी और उसके नीचे दराव दरिया का स्वच्छ मीठा शीतल जल छल छल कल कल करते हुए बहता हुआ दिखाई देगा। बचपन में हम बालकों की टोली के साथ अक्सर वहां स्नान करने आते थे और बहुत हो हल्ला हुड़दंग मचाते थे। एक क्षण रुक कर पुनः वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। एक क्षण रुक कर पुनः संबोधित करते हैं कि और वहीं से प्रारंभ हो जाएगी हमारे पुश्तैनी गांव चौसठपुर की सरहद और हमारा गांव। अभी काका कुछ कहते, गिरधर काका कुछ कहने ही वाले थे कि तभी झुम्मन लाल छलिया, वो देखो मुझे पुलिया दिखाई दे रही है। झुम्मन लाल की उत्तेजना देख सभी उत्सुक हो जाते हैं। दराव दरिया की छल छल कल कल करते हुए बहते हुए शीतल जल धारा को देखने के लिए। कुछ ही क्षण के उपरांत टांगे वाला चल सपाट टांगे को हाँकता हुआ दराव दरिया के ऊपर गिरधर काका के पुश्तैनी गांव चौसठपुर की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाता है। यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 5। एपिसोड नंबर 6 का आगाज करता हूं। अभी टांगे ने दराव दरिया के छल छल कल कल करते हुए शीतल मीठे जल को पार करते हुए अपने गिरधर काका के पुश्तैनी गांव चौसठपुर के भीतर प्रवेश ही किया था कि तभी उनकी कमसिन पुत्री शीला, पिताजी पिताजी दरिया तो पीछे रह गया। इसके प्रत्युत्तर में काका, हाँ मेरी बच्ची, मुस्कुराते हुए, हम फिर कभी आएंगे दरिया के किनारे, देखना अत्यंत ही शीतल मीठा जल है दराव दरिया का। इधर गिरधर काका शीला से वार्तालाप कर रहे थे, उधर टांगा हरे भरे लहराते हुए खेतों के मध्य से दौड़ते हुए गांव की माटी को अपने खुरों से हर दिशा में उड़ाते हुए हाउ हो चल सपाट हाउ। तेज रफ्तार टांगे के चारों ओर हरे भरे लहराते हुए ज्वार बाजरे के खेत, ऊपर नील गगन में इंद्रधनुषी आसमान, खेतों से नृत्य करते मयूरों का मधुर स्वर। ऐसा मनमोहक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखकर झुम्मन लाल उर्फ छलिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अपने पुत्र झुम्मन लाल और छलिया की उत्सुकता को जानकर गिरधर काका से कुछ कहते हुए, पुत्र झुम्मन, बचपन में हम अक्सर यहाँ नृत्य करते हुए मयूरों को देखने आते थे। शीला कुछ उत्तेजना से, पिताजी हम भी नृत्य करते हुए मयूरों को देखने के लिए आएंगे। आहा कितने सुंदर है, काश मैं भी न छू पाती। अभी गिरधर काका कुछ कहते, इससे पहले ही टांगा कुछ और रफ्तार को पकड़ते हुए चल सपाट। टांगा अब अपनी चरम रफ्तार को प्राप्त कर गया था कि तभी, अरे रुको, बस यहीं रोक दो भाई। गिरधर काका निर्देश देते हुए टांगे वाला रुक सपाट के साथ ही टांगा खेतों के मध्य रुक जाता है। शीला पुनः उत्सुक होते हुए, पिताजी गांव आ गया। गिरधर काका, हाँ मेरी बच्ची। झुम्मन लाल हैरानी से, परंतु पिताजी यहाँ तो सिर्फ खेत ही खेत है। गिरधर काका
टांगे वाले को भाड़ा अदा करते हुए, लो भाई तुम्हारी मजदूरी कम तो नहीं है? टांगे वाला, नहीं बाबूजी, आपने तो कुछ अधिक ही दे दिया है। इतना कहते हुए टांगे वाला प्रसन्नता पूर्वक वहां से टांगे को मोड़कर वापसी की राह थामे हुए, चल सपाट, टांगे से उतरकर इधर टांगा वहां से चला जाता है, उधर टांगे से उतरकर खेतों की ओट में अपने गिरधर काका एक और को शांतचित खड़े हैं। तभी झुम्मन लाल पुनः, पिताजी हम यहाँ क्यों उतर गए? यहाँ तो सिर्फ खेत ही खेत है। शीला, आहा मजा आ गया, मजा आ गया, कितना शीतल पवन बह रही है, कितनी शीतल पवन बह रही है। अपने बच्चों की उत्सुकता को जानकर गिरधर काका, हाँ मेरे बच्चों, यहाँ सिर्फ खेत ही खेत है और यह मनमोहक नजारे, शीतल पवन के झोंके सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक क्षण रुककर अब हम यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करेंगे। गिरधर काका के मुंह से यह सुनते ही शीला कुछ अधिक ही उत्तेजित होते हुए, उत्साहित होते हुए, वाह पिताजी, मजा आ जाएगा, कितने सुंदर खेत हैं, क्या हम खेतों के बीच से होते हुए जाएंगे? अपने बच्चों को यूं अपने पुश्तैनी गांव की माटी से जुड़ता देख गिरधर काका के को अत्यंत ही आत्म शांति का अनुभव महसूस होता है। हाँ मेरे बच्चों, हम खेतों को छूते हुए ही गांव के भीतर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से अपने गिरधर काका अपने दोनों बच्चों के साथ खेतों के मध्य से होते हुए गांव की ओर बढ़ चले। कुछ ही क्षणों के उपरांत वह गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया, 17 वर्षीय पुत्र झुम्मन लाल छलिया और 16 वर्षीय कमसिन काया कन्या शीला सभी खेतों के मध्य से होते हुए गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां दूर से ही उनको गांव देहात का लोक संगीत रागनी, लोक रागनी कहते हैं, का एक स्वर सुनाई देता है, जिसको सुनकर गिरधर काका कुछ अधिक ही उत्साहित होते हुए, बच्चों, यह संगीत की धुन जो तुम्हें सुनाई दे रही है ना, इसको लोक रागनी कहते हैं। शीला हैरानी से, क्या लोक रागनी? गिरधर काका मुस्कुराते हुए, हाँ मेरे बच्चों, रागनी। जैसे जैसे वह सभी गांव के समीप और समीप पहुंचते हैं, वैसे वैसे लोक संगीत रागनी का स्वर तेज और तेज, बहुत तेज होता जाता है। यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 7 का आगाज यहीं से करूंगा। यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ उत्पन्न होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप जान पाएंगे कि प्रेम पुजारी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, से संबंधित बहुत से रोमांचक और दिलचस्प एहसासों को वह भी बेहद करीब से गिरधर काका जैसे जैसे गांव के समीप पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे अतीत के पन्नों में कहीं लापता उनके जीवन से जुड़े हुए वह एहसास, जिनका स्मरण होते ही वह आज भी रोमांच से भर जाते हैं, किसी चलचित्र के समान उनकी नजरों के समीप से होते हुए गुजरने लगते हैं। जब वह भी दराव दरिया के जल के समान ही छल छल कल कल करते हुए एक कटी पतंग के समान संपूर्ण चौसड़पुर में उधम मचाते थे। गिरधर काका अब गांव के प्रवेश द्वार को देख सकते हैं, जो पूर्व की अपेक्षा बहुत ही विशाल और भव्य दिखाई दे रहा है। प्रवेश द्वार के समीप ही एक मजबूत ईंट चूना प्लास्टर से बना एक चौपाल दिखाई दे रहा है, जहां कुछ वृद्ध और युवा अत्यंत ही आनंदित दिखाई दे रहे हैं। उनके समीप ही गांव का एक विशालकाय हुक्का रखा हुआ है, जिसे वह अपनी अपनी बारी पर गुड़गुड़ा रहे हैं। चंद कदमों के फासले के उपरांत गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया और कमसिन शीला
पुत्री शीला गांव के प्रवेश द्वार से होते हुए गांव के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जब गांव के चौपाल से लोक संगीत रागनी का मधुर तेज स्वर अब भी हर दिशा में प्रभावित हो रहा है, तभी चौपाल पर बैठे व्यक्तियों में से एक, बाबूजी, किनके यहाँ जाना है? लगता है आप शहर से आए हैं। शहर से आ रहे हो बाबूजी? जिसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका, हाँ भाई, शहर से ही आए हैं, यह हमारा पुश्तैनी गांव है। तभी गांव के उस नवयुवक की बगल में हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति, कौन? खाटू? खाटू है के? शीला, पिताजी, यह खाटू कौन है? कौन है यह खाटू? गिरधर काका अत्यंत ही नम्रता के साथ मुस्कुराते हुए समीप के उस हुक्का गुड़गुड़ाते वृद्ध के पांव छू लेते हैं, छूते हुए, काका, मैं हूं जलालू लाल का पुत्र गिरधर। वृद्ध व्यक्ति अत्यंत ही अपनेपन के साथ, ले हुक्का गुड़गुड़ा ले, और तेरे सर पर हाथ फेर दूं। ये कौन? तेरे बालक हैं, आओ मेरे बच्चों पुचकार दूं। दोनों बच्चों झुम्मन लाल उर्फ छलिया और कमसिन काया शीला को पुचकारते हुए गांव का वृद्ध व्यक्ति गिरधर काका गांव की ओर निहारते हुए, काका, गांव का तो काया पलट ही हो गया है। समीप का नवयुवक, जी अंकल जी, जब से सराव जी मुखिया हुए हैं तब से विकास कार्य प्रगति पर है। गांव का तालाब, पक्की सड़क, स्वच्छता अभियान के तहत संपूर्ण गांव का कायाकल्प कर दिया है सराव जी ने। गिरधर काका पुनः, काका, लाल हवेली के आसपास के बगीचे, खेत खलियान और हमारे नाते रिश्तेदार प्रताप, खिलजू और नटखट बिरजू कैसा है? वेद काका, बेटा सब ठीक है, खेत खलिहान बाग बगीचे देखन आए हो? ठीक है, प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए गिरधर काका नम्रता पूर्वक, काका, यहाँ का तो नक्शा ही बदल दिया है, हवेली का मार्ग बतलाए। काका, बेटा, सराव ने गांव का गांव पलट दिया है, हमने खुद भी बेरा कोनी कौन सा मार्ग कितका है। हंसते हुए झुम्मन लाल उर्फ छलिया, पिताजी, आगे की ओर चलते हैं, मार्ग स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। गिरधर काका, राम राम काका, चलते हैं, फिर मिलेंगे। गांव के उस वृद्ध काका को अलविदा कहकर गिरधर काका गांव के भीतर प्रवेश करते हुए आगे को बढ़ जाते हैं। यूं गिरधर काका गांव के भीतर और भीतर को बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों उनकी दोनों आंखें गांव के काया पलट को देखकर हैरान हो रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कि उसी वक्त उनकी नजर एक टूटे से घर पर पड़ जाती है, पड़कर अटक जाती है। वह उस टूटे से घर को यूं निहार रहे थे कि मानो कोई उनको अपनी ओर खींच रहा हो। अभी अपने गिरधर काका अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर के उस टूटे से घर को अत्यधिक भावनात्मक रूप से निहारते हुए भावुक हो ही रहे थे कि तभी उन्हें उस टूटे से घर की छत पर एक साया नजर आता है कुछ देर और उस साये को ताकने के उपरांत अचानक ही उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक उभर आती है। गिरधर काका भावुक होते हुए कुछ उत्तेजना के साथ, सरजू, हाँ सरजू ही है, मेरे बचपन का मित्र सरजू। इससे पहले कि वह अपने बचपन के मित्र सरजू को आवाज लगाकर
अपने वहां होने का एहसास करवा पाते उससे पहले ही गांव का एक दबंग परांडे पाऊ जी, क्या देख रहे हो बाबू? यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 7 का यहीं से आगाज करूंगा। गांव के दबंग की उस भारी भरकम आवाज को यूं अचानक से सुन अपने गिरधर काका कुछ चौंक जाते हैं। गिरधर काका पीछे की ओर पलट कर कुछ चौंकते हुए, कौन है भाई? जिसके प्रत्युत्तर में गांव का दबंग परांडे पाऊ कुछ मुस्कुराते हुए, किसका घर ढूंढ रहे हो चाचा? अपनी छाती को फुलाते हुए, मूंछों पर ताव लगाते हुए। सर्वप्रथम अपने गिरधर काका उस दबंग व्यक्ति को एक नजर देखते हैं तो दो उपरांत एक शेष भाव के साथ, यह हमारा पुश्तैनी गांव है भाई, कृपया लाल हवेली का मार्ग बतलाएं। गिरधर काका के मुंह से लाल हवेली का नाम सुनते ही गांव का वह दबंग कुछ न पड़ते हुए, जी क्या कहा? लाल हवेली? पुनः कुछ हड़बड़ाते हुए, घबराते से सब्रों के साथ, वह ठाकुरों वाली लाल हवेली? गिरधर काका कुछ उत्साहित होते हुए, हाँ भाई, वही ठाकुरों वाली लाल हवेली। यह सुनते ही गांव का वह दबंग परांडे पाऊ पुनः से घबराहट महसूस करता है और उसके स्वर से यह स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा था कि वह कुछ भयभीत है। गांव का दबंग परांडे पाऊ, वहां तो प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा का डेरा है। कुछ हिम्मत बटोरते हुए दबंग परांडे पाऊ नरम पड़ते हुए, आप उनके क्या लगते हो? गांव के दबंग के अचानक से व्यवहार परिवर्तन से प्रारंभ में अपने गिरधर काका कुछ हैरान होते हैं, फिर वह हमारी खानदानी पुश्तैनी हवेली है, कृपया वहां तक पहुंचने का मार्ग बतलाएं। इससे पहले कि वह गांव का दबंग जब अत्यंत नरम पड़ गया था, घबरा गया था, कांप रहा था, डर के मारे भयभीत हो गया था, कुछ कह पाता, एक मजबूत हाथ अपने गिरधर काका के कंधों को छूते हुए, कौन गिरधर? अपने कंधे पर यूं अकस्मात एक हाथ पड़ते ही गिरधर काका पीछे की ओर मुड़ते हुए, कौन है भाई? जैसे ही वे पीछे को मुड़कर देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई देती है। सरजू, हाँ, तुम सरजू ही तो हो। सरजू अत्यंत ही भावुकता के साथ, हाँ मित्र, मैं सरजू ही हूं, तुम्हारा मित्र। इतना कहते हुए अपने गिरधर काका को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। आज लगभग 2 से 3 दशकों से भी अधिक समय के उपरांत दोनों बचपन के मित्र पुनः मिले थे। कुछ समय तक यूं ही भावनात्मक रूप से दूसरे से गले से लग कर अपने बाहू के सांसों को ठंडक पहुंचाते रहे। फिर अचानक से अपने गिरधर काका स्वयं को संभालते हुए, सरजू मेरे मित्र, सरजू यह तुम्हारे बालक है, बहुत ही सुंदर और सुशील है। झुम्मन लाल छलिया और कमसिन काया मृग नैनी शीला एक साथ, राम राम काका, राम राम। सरजू, आओ घर के भीतर चलो। सोना, सरजू के धर्मपत्नी, तुमसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न होगी। तभी दबंग परांडे पाऊ, अच्छा साहब, मैं चलता हूं, मेरा संतरे का समय हो रहा है। इतना कहते हुए गांव का दबंग परांडे पाऊ वहां से प्रस्थान कर जाता है। उसके वहां से जाते ही गिरधर काका, सरजू तुम्हारे घर फिर कभी आएंगे और सोना भाभी जी से भी मिलेंगे। फिलहाल तो तुम हमें हमारी पुश्तैनी हवेली का मार्ग बतलाओ। सरजू काका, सरजू बताना क्या है, मैं स्वयं तुम्हें वहां तक पहुंचा कर आऊंगा मित्र।
इतना कहते हुए सरजू गिरधर काका के हाथों से एक बक्सा स्वयं के हाथों में थाम लेता है और एक बक्सा अपने कांधों पे टांग लेता है और उन्हें लाल हवेली की ओर ले चलता है। मार्ग के बीच में गिरधर काका को उस दबंग परांडे पाव की बात स्मरण होती है और वह अपने बचपन के मित्र सरजू से कुछ कहते हुए कि मित्र सरजू, यह प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा कौन है? जिसके प्रति उत्तर में यह था एपिसोड नंबर 7 एपिसोड नंबर 8 का आगाज करता हूं। इसके प्रत्युत्तर अपने गिरधर काका के मुंह से प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा का नाम सुनकर सरजू काका जो गिरधर काका की बाल मित्र हैं कुछ हैरान होते हुए, क्या कहा तुमने? प्रेम पुजारी, अघोरा सन्यासी बाबा? इस विषय में तुमने किससे सुना? जानते हो वह कौन है? जिसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका सहजता पूर्वक, वह दबंग व्यक्ति जो तुम्हारे यहाँ आने से पूर्व हमारे सम्मुख खड़ा था ना, वह कुछ पता नहीं क्या कह रहा था। क्या यह कोई खास व्यक्ति है और वह हमारे पुश्तैनी हवेली में क्या कर रहा है? गिरधर काका के मुंह से यह सुनते ही सरजू काका कुछ परेशान होते हुए, खुद को संभालते हुए गंभीरता के साथ, गिरधर, तुम तो 3-4 दशक पूर्व ही गांव को छोड़कर कुछ कर गुजरने हेतु शहर को चले गए थे। तुम्हारे यहां से जाने के उपरांत यहाँ कोई 2 दशक पूर्व एक भयानक दंगे की मार में तुम्हारे सभी नाते रिश्तेदार स्वाहा हो गए। मेरा मतलब है कि उन दंगों में उनका नरसंहार हो गया। यह सुनते ही अपने गिरधर काका अत्यधिक भावुक होते हुए रोने लगते हैं। तब उनके दोनों बच्चे झुम्मन लाल छलिया और कमसिन काया शीला उन्हें कुछ सांत्वना देते हुए, पिताजी आप उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तब सरजू पुनः अपने गिरधर काका के समक्ष कुछ कहते हुए कि मित्र गिरधर, तुम यूं उदास और निराश ना हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। एक क्षण रुक कर पुनः, हाँ, प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा कौन है? जानते हो? इससे पहले गिरधर काका कुछ कहते झुम्मन लाल छलिया, पिताजी वह देखो कितनी बड़ी हवेली। कमसिन काया मृग नैनी शीला, यह तो लाल पत्थरों से बनी है। यह सुनते ही गिरधर काका को कुछ चेतना आती है और वह अकस्मात ही कुछ उत्साहित होते हुए, हाँ मेरे बच्चों, यही तो है हमारी पुश्तैनी लाल हवेली, पुश्तैनी हवेली। एक क्षण रुककर देखो तो रात के अंधियारे में भी कैसी दृढ़ता पूर्वक अपने होने का एहसास करवाती है। गिरधर का मुंह से यह सुनते ही सभी झुम्मन लाल छलिया, गिरधर काका के मुंह से यह सुनते ही सभी झुम्मन लाल छलिया, कमसिन शीला काका का मित्र सरजू अपनी सहमति के तौर पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर हामी भरते हुए, इसी के साथ गिरधर काका, उनके दोनों बच्चे झुम्मन लाल छलिया, कमसिन पुत्री शीला और काका के बचपन का मित्र सरजू चांद रात की रोशनी में लाल हवेली की ओर बढ़ चलते हैं। यह था एपिसोड नंबर 8। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि कहानी धीरे धीरे अपने होने का एहसास आपको करवा रही होगी और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप कहानी के साथ और भली प्रकार से जुड़ते जाएंगे। इस बात का मुझे पूर्णतः यकीन है। यहीं से एपिसोड नंबर 9 का आगाज करूंगा। चांद रात में चांद की रोशनी में सरजू किसी तरह से गिरधर काका, उनके पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया और कमसिन कन्या शीला को किसी तरह से लाल हवेली तक पहुंचा देता है। फिर
चांद रात में लाल हवेली के समीप सरजू गिरधर काका से कुछ डर और दहशत के साथ, मेरी बात मानो तो तुम सुबह ही हवेली को देखना। कुछ डर और दहशत के साथ, रात में हवेली के भीतर जाना ठीक नहीं मित्र। अपने बचपन के मित्र सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका कुछ हैरान होते हुए, मित्र सरजू, मगर ऐसा क्यों, क्या कोई खतरा है वहां? पुनः कुछ हैरान होते हुए, यह गेट खुला हुआ है, अंदर कौन है? खुद पर कुछ संतुलन स्थापित करते हुए सरजू कुछ सहानुभूति के साथ, गिरधर, तुमने अपने पुश्तैनी हवेली का मुकदमा अपने विरोधियों से जीत तो लिया है, एक क्षण रुककर, परंतु यहां अंदर कौन रहता है? इतना कहकर सरजू, जो कि अपने गिरधर काका के बचपन का मित्र है, शांत खड़ा हो जाता है। सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने सभी जन, गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया और उनकी कमसिन पुत्री शीला समेत सरजू भी चांद रात की उस शीतल रोशनी में लाल हवेली की ओर देखने लगते हैं। अभी सभी जन चांद रात में शीतल चांदनी की मध्य रोशनी में लाल हवेली को देख ही रहे थे कि तभी अकस्मात उन पर कोई हमला, आक्रमण कर देता है, जिसे सभी जन हड़बड़ाहट पूर्वक नीचे धरती पर गिर जाते हैं। वह एक साधु वेश में कोई भंगेड़ी सा प्रतीत हो रहा था, जो तीव्र स्वर के साथ, आ गए, आ गए, आ गए, बाबा बोल रहे थे कि आएंगे, देखो ना सच, आगे रे आगे। इस प्रकार से वह साधु वेशधारी भंगेड़ी सा व्यक्ति तीव्र स्वर आ गए के साथ चारों दिशा दौड़ लगाने लगता है। गिरधर काका हैरानी के साथ, यह कौन है? जिसके प्रत्युत्तर में सरजू, यह तो प्रेम पुजारी का चेला बावला सांडा राम है। कमसिन कन्या शीला कुछ उत्तेजना के साथ, यह कौन बावरा है पिताजी? देखो ना, मैं कितना भयभीत हो गई थी, मैं तो नीचे ही गिर गई। कमसिन काया मनोहरी शीला, जो भय के साथ उत्तेजित होते देख, शीला को उत्तेजित होते देख झुम्मन लाल छलिया कुछ क्रोधित होते हुए, कहो तो मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूं। तभी सरजू काका, ना ना मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मेरे होते तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वह बावरा साधु वेशधारी भंगेड़ी सा व्यक्ति, जो किसी भंगेड़ी के समान ही प्रतीत हो रहा था, आ गए, आ गए, आ गए का शोर मचाते हुए हवेली के प्रवेश द्वार से भीतर की ओर दौड़ लगाते हुए हवेली के भीतर चला जाता है। यह देखकर अपने गिरधर काका पुनः हैरान, आश्चर्यचकित होते हुए, मित्र सरजू, यह क्या हो रहा है? शायद तुम ठीक ही कहते हो, हम प्रातःकाल पुलिस के साथ हवेली के भीतर पहुंच जाएंगे। सरजू मुस्कुराते, परंतु आज रात्रि हम जाएंगे, तब खुद को संभालते हुए, परंतु आज रात्रि हमारे ठहरने का कोई प्रबंध हो जाए मित्र सरजू। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ यह सुनते ही सरजू काका एक अपनत्व के भाव के साथ नाराज होते हुए, यह तुम कैसी बात कही मित्र? मेरा घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। सोना तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। कुछ जोर देते हो, जब तक तुम चौसठपुर में हो मेरे यहाँ ही रहोगे, समझे तुम? कुछ शेष भाव के साथ, देखो मित्र, तुम्हारी भाभी सोना तुमसे मिलकर अत्यंत ही प्रसन्न होगी। सोना अक्सर तुम्हारे बारे में ही पूछती है कि तुम्हारे बाल मित्र गिरधर यहाँ कब आएंगे। मैं सोना को अब और नाराज नहीं कर सकता। सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका हंसते हुए एक सहज मुस्कान के साथ, ठीक है मित्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अब नहीं मानने वाले, चलो चलते हैं। गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया, कमसिन पुत्री शीला एवं उनका मित्र सरजू जैसे ही सरजू काका के घर की ओर जाने हेतु मुड़ते हैं
कि तभी उनको पीछे की ओर से एक दर्द भरा स्वर सुनाई देता है, गिरधारी। एक क्षण रुक कर पुनः, गिरधर भाई आ गए तुम। दर्द से भरा यह स्वर सुनते ही गिरधर काका समेत सभी जन पीछे की ओर पलट कर देखते हैं कि सरजू काका कुछ भय से, प्रेम पुजारी, मेरा मतलब अघोरा सन्यासी बाबा। तभी वह साधु वेशधारी बाबा आगे को बढ़कर गिरधर काका के पांव में गिरते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने अश्रुओं से उनके पांव धोने लगते हैं। यह देखकर गिरधर काका अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए, कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई? तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों अपने अश्रुओं को बहा रहे हो? गिरधर काका बार बार उससे यही प्रश्न कर रहे थे कि कौन हो तुम, कौन हो? परंतु वह सन्यासी वेशधारी बाबा, जिसे सरजू प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा कहकर संबोधित कर रहे थे, एक खामोशी से उसी प्रकार भावुकता पूर्वक गिरधर काका के पांव में गिरते हुए अपने अश्रुओं को बहाते हुए, दादा मैं बिरजू। यह सुनते ही यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 10 का आगाज करता हुए एक शेर के साथ। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की धड़कते दिल में जो कहीं, रंगे आसमां भी है कुछ बदला हुआ सा आज, नाराजगी है यादें अधूरी सी चाहते, तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं, एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई, बेचैनिया है खामोश सी क्यों जिंदगी हर लम्हा जो कहीं, जान न जान सकेगा कोई मजबूरियां जे सितम, खुद ही खुद से है नाराजगियां, निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं, निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं। प्रेम पुजारी के मुंह से तो आगाज करता हूं, यहीं से आगे बढ़ाता हूं कहानी को एपिसोड नंबर 10 के द्वारा। प्रेम पुजारी के मुंह से दादा मैं बिरजू। यह सुनते ही अपने गिरधर काका को एक भावनात्मक झटका लगता है और वह नीचे को झुककर रोते बिलखते हुए प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू, जो उनका कभी अत्यधिक दुलारा भाई था, को ऊपर उठाते हुए एक भावनात्मक स्वर के साथ, यह क्या हाल बना रखा है तुमने बिरजू? यह क्या हो गया तुम्हें मेरे भाई? आज कई दशकों के उपरांत वे अपने नटखट बिरजू से इस प्रकार मिलेंगे, इस बात की उन्होंने भी कोई कल्पना कभी नहीं करी थी। लगभग बावरों की तरह रोते हुए तभी वह बावरा सांडा राम प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू से, बाबा आ गए, देखो तुम कह रहे थे ना कि एक दिन तुम्हारे भगवान पिता समान भाई यहाँ आएंगे, देखो ना आ गए। प्रेम पुजारी अर्थात उर्फ बिरजू अर्थात बिरजू, हाँ मुझे पता था कि मेरे भगवान स्वरूप मेरे बड़े भाई एक दिन यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। देखो आकाश, देखो पाताल, तुम भी देख लो चारों दिशाओं, ये पवन, ये धरती, तुम भी देखो मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे परम आदरणीय भाई आ गए आज मेरे पास। प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू का ऐसा भावनात्मक रूप देखकर वहां हर कोई भावुक हो गया था। तभी बिरजू, मेरा मतलब प्रेम पुजारी का एक चेला
उनके हाथों में जलती हुई मशालों अपनी हाथों में जलती हुई मशालों को थामे हवेली से बाहर की ओर आते हुए, बाबा भोजन तैयार है, आप सभी हवेली के भीतर को चले। प्रेम पुजारी, हाँ दादा, गिरधर काका को दादा कहकर संबोधित करता है। हाँ दादा, चलो हवेली के भीतर, आज हम कई दशकों के उपरांत एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। गिरधर, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक क्षण रुककर सरजू चलो हवेली के भीतर चलते हैं। इस प्रकार से गिरधर काका अपने पुश्तैनी गांव चोसड़पुर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों झुम्मन लाल उर्फ छलिया, कमसिन काया, मृगनैनी, मनमोहनी, शीला और अपने बचपन के मित्र सरजू समेत प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू के आग्रह करने से हवेली के भीतर भोजन करने हेतु प्रवेश कर जाते हैं। आज कई दशकों के उपरांत अपने गिरधर काका अपने पुश्तैनी हवेली के भीतर अपने बच्चों के साथ हवेली के भीतर के भव्य दृश्य कलाकृतियों को मशाल की जलती लपटों में देखकर भावुक हो रहे थे। उनके दोनों बच्चे नवयुवक झुम्मन लाल उर्फ छलिया और कमसिन काया मृगनैनी कम उम्र शीला को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी अपनी हवेली है। रात्रि भोजन के उपरांत अपने गिरधर काका प्रेम पुजारी से रूबरू होते हुए, गिरधर काका, बिरजू मेरे भाई, हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं, अब हमें विदा दो। सरजू ने आज रात्रि हमसे अपने घर रुकने का आग्रह किया है, परंतु हम तुमसे प्रातः मिलने अवश्य आएंगे। प्रेम पुजारी और बिरजू अर्थात बिरजू, भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते हुए बिरजू अपने दादा, अपने बड़े भाई के पांव में गिरकर पुनः भावनात्मक अश्रुओं को बहाने लगता है। अगली प्रातः थोड़ा भावुक हो जाता हूं ऐसे दृश्यों को पढ़ते हुए लिखते हुए। अगली प्रातः सुबह तड़के तो कोई प्रेम पुजारी के समीप, काका काका उठो काका। काका शब्द सुनते ही प्रेम पुजारी एकदम से उठकर बैठ जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से सामने की ओर देखते हैं, अरे झुम्मन लाल तुम। झुम्मन लाल प्रेम पुजारी के समीप बैठते हुए, काका शुभ प्रभात। प्रेम पुजारी कुछ मुस्कुराहट के साथ, शुभ प्रभात मेरे हसीन युवराज। झुम्मन लाल कुछ घबराते हुए, काका एक बात पूछूं। झुम्मन लाल उसी प्रकार से घबराते हुए, काका आपको सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। यह सुनते ही प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू कहीं खो सा जाते हैं। यह देखकर झुम्मन लाल पुनः से, काका आपने बताया नहीं कि आपको सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। झुम्मन लाल के पुनः पूछने से प्रेम पुजारी को कुछ चेतना आती हुई, हाँ क्या कहा मेरे बच्चों कि मुझे प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। इसका जवाब यह था। एपिसोड नंबर 10 एपिसोड नंबर 11 का आगाज करता हूं। झुम्मन लाल के बार बार यह पूछने पर कि काका आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं, प्रेम पुजारी एक दिलकश मुस्कान के साथ, हाँ क्या कहा मेरे बच्चों कि मुझे प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। इसका जवाब मैं तुम्हें अपनी हवेली से लगे लाल महकते गुलाबों की उस हसीन बगिया में दूंगा। अभी प्रेम पुजारी झुम्मन लाल और छलिया से वार्तालाप कर ही रहा था कि तभी एक मधुर स्वर उनके कानों में पड़ता हुआ, काका बताओ ना आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं।
बताओ काका बताओ। जैसे ही प्रेम पुजारी और झुम्मन लाल पलट कर देखते हैं तो कमसिन काया, मनोहरी मृग नैनी, सुख कुमारी शीला उन्हीं की ओर देखते हुए मासूमियत से मुस्कान के साथ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। यह देखकर प्रेम पुजारी कुछ उत्साहित से सब्रों के साथ, आओ मेरी बच्ची, आओ यहाँ मेरे करीब बैठो। तभी शीला पुनः से, काका आप ही बता दो कि आपको यह सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। यह सुनते ही प्रेम पुजारी कुछ मुस्कुराते हुए, मेरी बच्ची जो प्रश्न तुम पूछ रही हो उसके उत्तर हेतु मुझे उस महकती हसीन गुलाब बगिया के भीतर जाना ही होगा, वहां जाना ही होगा। कुछ क्षणों के उपरांत हवेली के उस महकती बगिया में, महकती गुलाब की बगिया में, महकते खिलखिलाते गुलाबों के बीच प्रेम पुजारी एक गंभीर मुद्रा में झुम्मन लाल और शीला से उनकी जिज्ञासा का निवारण करते हुए, यह खिलते महकते हुए गुलाब देख रहे हो ना मेरे बच्चों, कुछ समय पूर्व तक यह खिलती हुई कलियां थी, परंतु जैसे ही इन्होंने खिलना प्रारंभ किया तो कई मनचले भंवरे यहाँ इनका सुगंधित मीठा रस पीने हेतु आने लगे। झुम्मन लाल छलिया मासूमियत के साथ, हाँ काका यह देखो यहाँ तो हर ओर कई भंवरे गुनगुनाते हुए हमारे इर्द गिर्द उड़ रहे हैं, हमें काट तो नहीं लेंगे। प्रेम पुजारी झुम्मन लाल के सर पर हाथ फेरते हुए एक मुस्कुराहट के साथ, तुमने ठीक जाना, यहाँ बहुत सी खिलती कलियां एवं उन पर मंडराते हुए भंवरे तुम्हें दिख रहे हैं। इस प्रकार से इस संसार में भी बहुत सी खिलती कलियां एवं उन पर मंडराते हुए मनचले भंवरे जो किसी आशिक परवाने के समान ही उन पर जल जाने को आतुर हैं। यह सुनते ही कमसिन काया, मनोहरी शीला, मगर काका ऐसा क्यों। प्रेम पुजारी उसी प्रकार से गंभीर मुद्रा में, यह तो इश्क है मेरे बच्चों, मेरे रब की ऐसी इनायत जो हर हसीन महकते गुलाब और जलते हुए परवाने को कबूल है। तभी झुम्मन लाल पुनः, मगर काका आपने बताया नहीं कि आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं। प्रेम पुजारी पुनः एक संजीदगी के साथ, मेरे बच्चों कभी इस गांव में एक बालक हुआ करता था जो हर खिलती कलियां का आशिक हुआ करता था। शौक था उसको मधु से भरे प्यालों का पान करने का। यहाँ मैं आप सभी को कुछ समय तक रोकना चाहूंगा। और आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय से अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रेम पुजारी जो कि प्रेम प्रसंगों, अधूरी मोहब्बतों की अधूरे प्रेम प्रसंगों की एक ऐसी अनकही दास्तान है जिसका हर एक किस्सा आपको अवश्य ही प्रभावित करेगा। का प्रथम प्रेम प्रसंग किस्सा प्रारंभ होता है अधूरे अल्फाज का, जो इस प्रकार से है कि अधूरी मोहब्बतें, प्रेम पुजारी, अधूरे अल्फाज, पहला अध्याय, एपिसोड नंबर 12 का आगाज यहीं से करूंगा। यहां से प्रेम पुजारी के प्रेम प्रसंगों का पहला किस्सा प्रारंभ होता है जो इस प्रकार से है कि एहसास मोहब्बत का एहसास प्रेम पुजारी को नवयुवा अवस्था यानी कि यही कोई 16, 16.5, 17 वर्ष की कच्ची आयु में ही होना प्रारंभ हो गया था। एक दिन बदलता मौसम यूं बदल जाएगा, इस बात का ब्रिज मोहन, जिसको आसपास के गांव समेत सभी रसिया जन प्यारे
कहकर संबोधित करते थे, को भी कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन समय यही कोई दोपहर या सांझ के मध्य का ही रहा होगा। प्रेम पुजारी अर्थात प्यारे बृजमोहन को एक तीव्र शोर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे तीव्र और तीव्र होते हुए उसके समीप आ रहा था। आ गए, आ गए, आ गए प्यारे, वह देखो बंजारे आ गए। तीव्र स्वर से उनका ठेला गांव के मैदान में आ गया है। थोड़े तीव्र स्वर से बृजमोहन प्यारे का एक मित्र बिरजू, बिरजू, बृजमोहन उर्फ बिरजू, जिसे प्यारे भी कहते हैं गांव के लसिया लोग, कुछ चौंकते हुए, कौन कौन है? अरे सुरजीत, तुम? सुरजीत को तो उत्साहित होते हुए प्यारे, जिसका गांव के प्रत्येक युवा समेत आसपास के कई गांवों के दबंगों को प्रतीक्षा थी, वह दिन आ गया। बृजमोहन प्यारे पुनः कुछ चौंकते हुए हैरानी के साथ, तुम कहना क्या चाहते हो मित्र, साफ साफ कहो। सुरजीत उसी प्रकार से अत्यधिक उत्साहित और उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए, मित्र प्यारे, बंजारों का ठेला कई वर्षों की कठोर परीक्षा के उपरांत आज पुनः से गांव के मैदान में आ रुका है। प्यारे, तो इसमें इतना उत्साहित होने वाली क्या बात है? सुरजीत कुछ मुस्कुराते हुए, मित्र, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि बाल्यकाल में हम बंजारों के ठेले और उनका नृत्य क्रम देखने क्यों जाते थे? प्यारे इस बार को शर्माते हुए एक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा देता है, मुझे तो ज्ञात नहीं, तुम बताओ कि हम क्यों जाते थे। सुरजीत उसी प्रकार से उत्साहित होते हुए, मित्र, उनका रंग रंगीला व्यवहार, नृत्य करती वह स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं, उनका मदमस्त यौवन और शारीरिक उभार। प्यारे कुछ अनजान बनते हुए, नहीं मित्र, मुझे तो ज्ञात नहीं, परंतु तुम कह रहे हो तो सत्य ही होगा। तभी गांव के मुखिया का भाई काकू वह प्यारे के कमरे में प्रवेश करते हुए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं ज्ञात कि गांव के बाहरी मैदान में बंजारों का ठेला आ रुका है? प्यारे और सुरजीत एक साथ, हमें तो ज्ञात है, तुम बताओ कि तुम क्यों इतना उत्साहित हो रहे हो। प्यारे और सुरजीत के इस प्रकार से शंका करते हुए तीनों मित्र एक साथ जोर जोर से तीव्र स्वर के साथ हंसते हुए खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और प्रातःकालीन बंजारों के डेरे का निरीक्षण करने का आश्वासन देते हुए एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। परंतु प्यारे को अब चैन नहीं प्राप्त हो रहा था। रह रहकर उसको एक स्मृति सताई जा रही थी और अकस्मात ही वह बीते वर्षों की उस स्मृति में जाने से स्वयं को रोकने में पूर्णतः समर्थ पाते हुए कहीं खो जाता है। आज से 5 या 7 वर्ष पूर्व जिसमें प्यारे यही कोई 10 या 11 वर्ष का एक बालक था, आज से 5 वर्ष पूर्व भी बंजारों का ठेला गांव के भारी मैदान में आकर रुका था और अनजाने ही बृजमोहन का सामना उसी की हम उम्र एक बंजारन बालिका से हो गया था, जो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम उसको ज्ञात नहीं पड़ती थी। उसकी वह मोटी मोटी आंखें, सुनहरे बाल आज तक बृजमोहन प्यारे को विस्मरण नहीं होते। इस प्रकार से बंजारों के आगमन का समाचार अपने मित्रों से प्राप्त होने से प्यारे भूतकालीन उन स्मृतियों में खोकर निंद्रा को प्राप्त हो जाता है जो उसे भुलाए न भूलती थी। अगली प्रातः गांव के खेत में प्रातःकालीन तीनों मित्र एक साथ मिलते हैं। बंजारों का निरीक्षण करते हुए उनके डेरे के निरीक्षण करने के लिए प्रातःकालीन अंधेरे में, यानी अभी सूर्य उगा नहीं है, हल्की हल्की
प्रातःकाली लालिमा आसमान में है। गांव के मुखिया का भाई काकू कुछ उत्साहित होते हुए, मित्रों कहो रात्रि को निंद्रा कैसे आई? सच कहूं मुझको तो संपूर्ण रात्रि बेचैनी ही रही। सुरजीत कुछ मुस्कुराते हुए, तभी तुम हमसे सबसे पहले यहाँ आ गए हो। सुरजीत के व्यंग्य से तीनों मित्र अकस्मात हंसते हुए हा 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 हा। वाह मजा आ गया। प्यारे गंभीर स्वर से, देखो मित्र, मुझको यूं इस प्रकार से प्रातःकालीन अंधेरे में बंजारों के डेरे की ओर जाना उचित नहीं ज्ञात होता है। तभी यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 12। एपिसोड नंबर 13 का आगाज यहीं से करूंगा अपने एक नए शेर के साथ, जो एपिसोड नंबर 13 के लिए ही लिखा गया था। नहीं, हाँ, जो एपिसोड नंबर 13 में मैंने पढ़कर सुनाया था, वह पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ दिया है नया शेर जो लिखा था कहानी के उस एपिसोड के लिए। तो यह शेर भी आपको कहानी से भली प्रकार से जोड़ने में सक्षम है और अवश्य ही जोड़ पाएगा। तो सुनिएगा, एपिसोड नंबर 13 अधूरी मोहब्बतें, पहला अध्याय अधूरे अल्फाज। दिखलाती है जिंदगी हर कदम पर करीब से अपना रंग, बतलाती है खूने जिगर की वो अधूरी दास्तान, हर रंग से अपने आता है बदल कर सामने फिर से वो दर्द। इसने पूरा शेर तो स्वगत नहीं लिखा, इन कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वह आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर सुन सकते हैं। प्यारे के द्वारा अपनी शंका की यूं इस प्रकार से प्रातःकालीन अंधेरे में हमें यूं इस प्रकार से बंजारों के डेरे पर जाना ठीक ज्ञात नहीं होता को जाहिर करने के उपरांत, जिसके प्रत्युत्तर में सुरजीत और काकू एक साथ मासूमियत से, ऐसा क्यों प्यारे सहजता पूर्वक, बस यूं ही मित्र। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर कुछ महिलाओं बंजारनों के हंसने का स्वर सुनाई देता है। यहाँ प्यारे और उसके तीनों मित्र प्रातःकालीन खेतों में मिले हैं बंजारों के डेरे की ओर जाने के लिए, जिसको स्त्री ध्वनियों को सुनकर सुरजीत और काकू खेतों की ओट में छुप जाते हैं। छुपते हुए, मित्र प्यारे यहाँ इधर आ जाओ। प्यारे को चौंकते हुए, पर क्यों मित्र? काकू कुछ मुस्कुराते हुए, बस मित्र यही मत पूछना, तुम इधर आकर बैठ जाओ, हमारे समीप आकर बैठ जाओ। अपने मित्रों के आग्रह करने से प्यारे उनके समीप खेतों के बीच छुप कर बैठ जाता है। तभी वह महिलाएं बंजारन, जो ईश्वर की अप्सरा के समान ही हसीन मनमोहक लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, हंसते हुए उनसे कुछ दूरी पर खड़े होते हुए, बहन आज हम कुछ अधिक तड़के तलक ही तो उठकर नहीं आ गई। दूसरी बंजारन, रात्रि के साग का असर है बहन, आओ यहीं सामने की क्यारी में बैठकर हल्के हो लेते हैं। दूसरी ओर प्यारे, मित्रों यह सब तो यहीं हमारे सामने बैठ गई हैं, मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। सुरजीत, मित्र चुपचाप बैठे रहो, अन्यथा बहुत पिटाई हो सकती है। कुछ समय के उपरांत जब सभी बंजारन नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर चली जाती हैं, तदोपरांत प्यारे कुछ क्रोधित स्वर से, मित्रों मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगता, तुम ही जाओ वहां बंजारों के डेरे पर, मुझे क्षमा करें, मुझसे यह सब न हो पाएगा। तभी झुम्मन लाल और छलिया, काका ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा कुछ मेरे साथ भी घटित हुआ था जब मुझे एक सुंदरी के साथ गांव मोहल्ले के लोगों ने चौधरी की बगिया में पकड़ लिया था। तभी से आसपास के सभी रसिया जन मुझे छलिया कहकर बुलाने लगे।
कभी कमसीन कायाशीला एक मासूमियत के साथ, एक मुस्कान के साथ मासूमियत से, काका फिर क्या हुआ, बताओ आगे किस्सा बताओ ना। प्रेम पुजारी उसी प्रकार से एक संजीदगी के साथ एक चांद रात में प्यारे बाहरी मैदान के बंजारे वाले उस भव्य मेले की ओर से घर की ओर वापस आते हुए अचानक से उसके कानों में एक मधुर स्त्री संगीत सुनाई देता है, जो कि समीप के एक ऊंचे से माटी के एक ऊंचे टीले की ओर से आ रहा था, जिसके स्वर कुछ इस प्रकार से थे कि सुन रे वैरागी सुन रे रसिया ओ मेरे प्रेमी, सुन 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 तू सदा मेरे वियोग की, सुन रे रसिया ओ मेरे प्रेमी। ये रात ये चांद चांदनी ये बहता पवन का झोंका, बुलाए तुझे ओ मेरे प्रेमी। प्रेम पिपासी में तड़प रही विरह अगन से जल रही, सो सुन रे रसिया ओ मेरे प्रेमी। हाँ, उस विरह संगीत के बोल कुछ यूं ही थे। उस चांद रात में शीतल चांदनी में बिरजू प्यारे ना चाहते हुए भी उस विरह संगीत की ओर आकर्षित हो जाता है, और न जाने कैसे उसके पग उस ओर बढ़ जाते हैं, सोचता ही बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे बिरजू प्यारे उस विरह संगीत की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस विरह संगीत के स्वर तीव्र और तीव्र होते जाते हैं। उसी के साथ उसे एक छाया उसको दिखाई देती है, जो हर बढ़ते कदम के साथ कुछ और स्पष्ट होते हुए एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। बिरजू उस सुंदर स्त्री जिसने बेहद महीन श्वेत धोती नुमा वस्त्र को अपने मदमस्त यौवन पर लपेट रखा था, जिससे उसके वह वक्ष यानी कि छाती के वह उभार कुछ बाहर की ओर स्पष्टता से दिखाई देते थे। बिरजू सहज जिस सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित हुए जा रहा था, परंतु यह कहना कुछ कठिन था कि वह उस विरह संगीत की ओर अधिक आकर्षित था या उसकी सुंदरता, मदमस्त यौवन और शारीरिक उभारों के प्रति जो उसको प्रत्येक क्षण स्वयं के होने का एक एहसास करवा रहे थे। अभी बिरजू उर्फ प्यारे उस सुंदर स्त्री के समीप बैठकर उस विरह संगीत का आनंद प्राप्त कर ही रहा था कि तभी वह विरह संगीत अचानक से बंद हो जाता है, और फिर यह था अधूरी मोहब्बत एपिसोड नंबर 13। एपिसोड नंबर 13 के प्रांत एपिसोड नंबर 14 का आगाज करता हूं अपने एक नए शेर के साथ, जो खास तौर पे एपिसोड नंबर 14 के लिए लिखा गया है। अधूरे अल्फाज, पहला अध्याय सुनिएगा। दहकते हुसन से दहकते जख्म दिल पर जो पड़ गए, देखकर नजदीक से यूं ने जीते जी जो हम बेमतलब मर गए। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से नवयुवक प्यारे बंजारों के मेले में अपने मित्रों के साथ बंजारों का नृत्य संगीत कार्यक्रम देखने जाता है, और वहां से जब वह कुछ बेचैन धड़कनों के साथ घर की ओर वापसी कर रहा था कि तभी उसे अचानक चुप से एक मधुर स्त्री संगीत सुनाई देता है, और जैसे ही वह उस ओर को बढ़ता है तो वहां उसे एक अत्यंत ही मनमोहक कामनी सुंदर स्त्री एक माटी के टीले पर बेहद ही महीन धोती नुमा वस्त्र को किसी तरह से अपने सुंदर गठीले जिस्म पर लपेटे हुए शांत मुद्रा में एक दर्द भरा विरह संगीत को गाते हुए पाता है, जो बिरजू अर्थात नवयुवक प्यारे को अपने बेहद समीप बैठे हुए देखकर
अपना विरह गीत रोक देती है। अब आगे सुनिएगा। वह सुंदर कामनी मनोहरी स्त्री बिरजू अर्थात प्यारे को अपने इस कदर समीप बैठे हुए देखकर कुछ चौंकते हुए, कौन कौन हो तुम नवयुवक? यहाँ इस प्रकार से क्या कर रहे हो? अपनी धोती के महीन पल्लू को अपनी उभरती हुई छाती पर ठीक करते हुए सुंदर कामनी स्त्री को यूं नजदीक से देखते हुए बिरजू अर्थात नवयुवक प्यारे को शर्माते हुए, जी कुछ नहीं, मैं बिरजू, अपनी छाती पर हाथ रखते हुए, आप बहुत ही सुंदर हो, मेरा मतलब आप बहुत सुंदर गाती हो। पुनः कुछ घबराते हुए, बिरजू को यूं घबराते हुए देखकर वह सुंदर स्त्री स्वयं को कुछ सहज करते हुए बिरजू के कांधों पर अपना मखमली गोरा गुलाबी हाथ रखते हुए, तुम इस चांदनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो नवयुवक? वह सुंदर कामनी मनोहरी स्त्री को सहज होते हुए इसके प्रत्युत्तर में बिरजू प्यारे उस सुंदर स्त्री के मदहोश कर देने वाली उन नीली शराबी नयनों में प्रेम पूर्वक देखते हुए, मैं आपका मधुर संगीत सुनकर न जाने कैसे यहाँ खींचा चला आया हूँ। बहुत ही दर्द है आपकी आवाज में, आपके स्वरों में। उसी प्रकार से उस सुंदर स्त्री के उन मदहोश कर देने वाले नीले नयनों में देखते हुए उन शराबी नयनों में खो सा जाता है। अभी प्यारे जी भरकर उस सुंदर स्त्री के उन मदमस्त हुस्न को अपनी प्रेम पिपासी आंखों में कैद भी न कर पाया था कि तभी उस माटी के टीले की ओर से दूसरी ओर से कुछ अन्य स्त्री ध्वनियों का संचार होता है। कामनी, तुम ठीक प्रकार से हो ना कामनी। धीरे धीरे वह स्त्री ध्वनि स्वर तीव्र होते हुए उनके समीप आते हुए, कामनी, तुम ठीक हो ना कामनी? जिसके प्रत्युत्तर में वह सुंदर स्त्री, हाँ सखी, मैं ठीक हूं, तुम सहजतापूर्वक आओ। कुछ सहज होते हुए यह सब कुछ होता देख बिरजू अर्थात प्यारे कुछ घबराते हुए, जी मुझे अब जाना चाहिए। हाँ मुझे अब जाना चाहिए। इतना कहते हुए प्यारे उस माटी के टीले के दूसरी ओर से नीचे को कूदते हुए, तभी वह सुंदर स्त्री कुछ बेचैन होते हुए, सुनो नवयुवक, तुम फिर मुझसे मिलने को यहाँ आओगे ना? बिरजू अर्थात प्यारे प्रेम पूर्वक पीछे की ओर पलटते हुए, हाँ अवश्य ही कल रात्रि इसी समय में चांद रात में यूं ही इसी प्रकार से यहाँ आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी प्यारी प्रियतमा। फिलहाल मुझे विदा दो। इतना कहते हुए बिरजू उस माटी के टीले के दूसरी ओर कूदते हुए वहां से चला जाता है। यह था अधूरी मोहब्बतें एपिसोड नंबर 14। एपिसोड नंबर 15 का यहीं से आगाज करता हूं अपने एक नए शेर के साथ, जो खासतौर पे एपिसोड नंबर 15 के लिए लिखा गया है। ख्याल दिलरुबा का सताता है लम्हा लम्हा, चांदनी सा बदन वो रात चांदनी, दूध सा नहाया वो बदन, चला आया दीवाना यूं है जो तन्हा छोड़, रुक गया है धड़कता दिल मेरा, धड़कती हर धड़कन। प्यारे प्रेम पुजारी उस सुंदर स्त्री से पुनः रात्रि के इसी समय मिलने का आश्वासन देते हुए उस माटी के टीले की दूसरी ओर कूद जाता है। वहीं उस सुंदर स्त्री की कुछ सखियां उसे पुकारते हुए उसके समीप आते हुए, कामनी। समीप पहुंचकर, मृगना, वह नवयुवक कौन था? कामनी यानी कि मृगना अनजान बनते हुए, कौन नवयुवक? मुझे क्या पता, तुम किस विषय में पूछ रही हो, किसके बारे में पूछ रही हो? कामनी यानी कि मृगना को
यूं अनजान बनते देख सभी सखियां एक साथ एक स्वर से हंसते खिलखिलाते हुए। उधर रात्रि को प्यारे को निंद्रा ही नहीं आ रही तो दूसरी ओर मेघना भी संपूर्ण रात्रि बेचैन रहती है। इसी प्रेम एहसासों से पूर्ण बेचैनी भरे लम्हों के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो जाती है। अगली चांद रात में उसी माटी के टीले के समीप प्यारे को वही विरह स्त्री संगीत पुनः सुनाई देता है जो उसके कानों से होते हुए धड़कते दिल की हर धड़कन को तोड़ने पर आतुर था। प्यारे बिरजू उर्फ प्रेम पुजारी अपने बेचैन सांसों टूटती धड़कनों के उस भयंकर शोर के साथ आज भी उसी प्रकार से सुंदर कामनी के निकट बैठकर उस विरह गीत का आनंद प्राप्त। करेक्शन में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, दोबारा जोड़ता हूँ आपको। अगली चांद रात में पुनः सुनाता हूँ, अपने शेर के साथ आगाज करता हूँ, इससे आप पुनः कहानी से और पात्रों से खुद को जोड़ने में सक्षम महसूस कर पाएं। अधूरी मोहब्बतों की एक दास्तान, अधूरे अल्फाज, भाग 15। एक नया शेर अर्ज है कि ख्याल दिलरुबा का सताता है लम्हा लम्हा, ख्याल दिलरुबा का सताता है लम्हा लम्हा, चांदनी सा बदन वो रात चांदनी, दूध सा नहाया वो बदन, चला आया दीवाना यूं उन्हें जो तन्हा छोड़, रुक गया धड़कता दिल मेरा धड़कती हर धड़कन। प्यारे प्रेम पुजारी उस सुंदर स्त्री से पुनः रात्रि के इसी समय मिलने का आश्वासन देते हुए उस माटी के टीले की दूसरी ओर कूद जाता है। वहीं उस सुंदर स्त्री की कुछ सखियां उसे पुकारते हुए उसके समीप आते हुए, कामनी 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 तुम ठीक हो ना कामनी। समीप पहुंचकर मृगना, वह नवयुवक कौन था? कामनी यानी कि मृगना अनजान बनते हुए, कौन नवयुवक? मुझे क्या पता, तुम किस विषय में पूछ रही हो? कामनी यानी कि मृगना को यूं अनजान बनते देख सभी सखियां एक साथ एक स्वर से हंसते खिलखिलाते हुए। उधर रात्रि को प्यारे को निंद्रा नहीं आ रही तो दूसरी ओर मेघना भी संपूर्ण रात्रि बेचैन रहती है। इसी प्रेम एहसासों से पूर्ण बेचैनी भरे लम्हों के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो जाती है। अगली चांद रात में उसी माटी के टीले के समीप प्यारे को वही विरह स्त्री संगीत पुनः सुनाई देता है जो उसके कानों से होते हुए धड़कते दिल की हर धड़कन को तोड़ने पर आतुर था। प्यारे बिरजू प्रेम पुजारी अपने बेचैन सांसों टूटी धड़कनों के उस भयंकर शोर के साथ आज भी उसी प्रकार से उस सुंदरी कामनी के निकट बैठकर उस विरह गीत का आनंद प्राप्त करते हुए उस सुंदर स्त्री के उस महीन धोती नुमा वस्त्र से उसका बाहर की ओर उभरता हुआ यौवन देखकर प्यारे खुद पर काबू नहीं रख पाता और उस सुंदर स्त्री के कुछ और समीप पहुंचते हुए पानी पानी हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। अचानक ही वह सुंदरी अपना विरह गीत बंद कर देती है और अपने मृग नैनों को खोलते हुए अपने गुलाबी हसीन चेहरे को प्यारे की ओर मोड़ते हुए तो समीप लाते हुए प्यारे के चेहरे के कुछ हैरानी के साथ कामनी हैरानी के साथ मासूमियत भरे सवरों से, अच्छा तो कल तुम ही थे वो नवयुवक जिसके विषय में मेरी यह पागल सखियां वार्तालाप कर रही थी? प्यारे बिरजू मासूमियत के साथ, जी मैं प्यारे, मेरा मतलब बिरजू। सुंदर कामनी एक रुमानियत अंदाज में गर्व से, प्यारे? कौन प्यारे? हम तो किसी प्यारे बिरजू को नहीं जानते हैं। प्यारे उसी प्रकार मासूमियत के साथ, प्यारे जी नाम है मेरा प्यारे, वैसे मेरा नाम बिरजू है परंतु मेरे मित्र मुझे प्यार से प्यारे ही कहते हैं। कामनी हैरानी भरे स्वर से एक गर्व के साथ रोमानियत भरे अंदाज में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या तुम्हें किंचित मात्र भी बैर नहीं? प्यारे एक नादानी के साथ, कुछ रोमानियत के साथ खुद को संभालते हुए एक अंदाज से, जी आपके जादुई सवरों में एक अजीब सी कशिश और मोहब्बत के दर्द का सा एहसास होता है, जिसको सुनकर न जाने कैसे मेरे कदम इस ओर को सरता ही चले आए हैं। कामनी अपनी तारीफ सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हुए एक हसीन मुस्कान के साथ, अच्छा तो यह बात है, एक क्षण रुककर उसी प्रकार मुस्कुराते हुए अपनी पलकों को झुकाते हुए, तुमने तो अपना नाम बता दिया, परंतु क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे नवयुवक? प्यारे उत्सुकता के साथ, जी मेरा नसीब, अवश्य ही आपका नाम भी आप ही की भांति हसीन और दिलकश होगा। कामनी पुनः को शर्माते हुए एक नजाकत के साथ, तुम अत्यंत ही वीर और समझदार हो नवयुवक। एक क्षण रुककर, मृगना नाम है मेरा, ऐ सुंदर नवयुवक। प्यारे कुछ हैरान होते हुए, परंतु कल रात्रि को आपकी सखिया आपको कामनी कहकर संबोधित कर रही थी। कामनी मृगना उसी प्रकार नजाकत से मुस्कुराते हुए, वह मेरा मोहब्बत से भरा प्यार का नाम है, जिसे मेरी सखिया और दिल के नजदीक के व्यक्ति ही मुझे संबोधित कर सकते हैं। वैसे मुझे सभी ज्ञानी जन मृगना के नाम से ही जानते पहचानते हैं और मृगना कहकर ही संबोधित करते हैं नवयुवक। प्यारे रोमानियत के साथ कामनी मृगना के थोड़ा नज़दीक खिसकते हुए, नज़दीक को जाते हुए, उसकी शराबी आँखों में, नैनों में देखते हुए प्रेम पूर्वक, तो मुझे आपको किस नाम से संबोधित करना चाहिए? कामनी मृगना अपनी नशीली नैनों से प्यारे की आंखों में प्रेम पूर्वक देखते हुए, कामनी। यह थे अब तक के प्रेम पुजारी, इसका नाम परिवर्तन करके अधूरी मोहब्बतें, पहला अध्याय अधूरा अल्फाज। प्रेम पुजारी जो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र है, जो प्रेम प्रसंगों की एक अनकही अनसुनी दास्तान है, अब तक के प्रकाशित और अपलोडेड आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर समस्त एपिसोड्स और भाग जो आज लाइव आपके मित्र ने आपको पढ़कर सुनाया है, गुनगुनाया है। शेष के एपिसोड्स आप रिकॉर्डिंग के उपरांत, जब उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तदोपरांत वह आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोड करे जाएंगे और आपकी अपनी मेरी लेखनी ब्लॉग साइट विक्रांत राजलीवाल पर प्रकाशित भी करे जाएंगे। अभी टंकन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे टंकन कार्य पूर्ण होगा तो वह लिखित रूप में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि प्रेम पुजारी के सभी एपिसोड्स आज आपको लाइव सुनकर अवश्य ही लुत्फ आया होगा और आप प्रेम पुजारी के और कुछ समीप करीब पहुंचकर खुद को प्रेम पुजारी के समीप महसूस कर पाए होंगे। और जल्द ही पहला अध्याय अधूरे अल्फाज के आगामी एपिसोड्स वे आपको सुनने के लिए आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही यदि आपको प्रेम पुजारी अधूरी मोहब्बतें, एक प्रेम प्रसंगों की एक अनकही अनसुनी दास्तान के एपिसोड पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लुत्फ आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अन्य मित्रजनों और साहित्य प्रेमियों के साथ उन्हें साझा कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे नम्र निवेदन गुजारिश करता हूं कि कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। और इसी एक आश्वासन के साथ कि जल्द ही प्रेम पुजारी के अधूरी मोहब्बतें का पहला अध्याय अधूरे अल्फाज के आगामी एपिसोड्स आपके लिए रिकॉर्ड कर
आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर आपको सुनने हेतु प्राप्त होंगे। के साथ आप सभी चाहने वालों से, साहित्य प्रेमियों से, पाठकों से, फॉलोवर्स और हर दिल अजीज सब्सक्राइबर्स से विदा चाहूँगा। धन्यवाद।